चलिए यहाँ पे ग्राफ में कुछ चीज़ें अपन और सीखते हैं। देखिए ये जैसे टाइम है और यहाँ पे ये स्पीड है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए अगर इसमें हम बनाना चाहते हैं, एक्सेलरेशन को निकालना चाहते हैं, ग्राफ को बताना चाहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बोल दें कि इनिशियल स्पीड, अगर इनिशियल स्पीड ज़ीरो हो, अगर इनिशियल स्पीड क्या हो, ज़ीरो, तो जो ग्राफ शुरू होता है वो ओरिजिन से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से शुरू होता है। और इसका ग्राफ अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो हमें पता है प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर इस तरीके का ग्राफ दिया हो तो, ठीक है। लेकिन समझिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड ज़ीरो थी तो ग्राफ शुरू हुआ था इसके ओरिजिन पे, और इसी को बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है। अब हम इसी में दूसरा एक ग्राफ बना देते हैं और हम ये बोल देते हैं कि जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड है वो नॉन ज़ीरो है। क्या है? नॉन ज़ीरो या ज़ीरो के बराबर नहीं है। मतलब शुरुआत में उस पार्टिकल के पास कोई ना कोई स्पीड या कोई ना कोई वेलोसिटी थी। तो अब देखिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? ये टाइम है, ये स्पीड है। अब देखिए मान लेते हैं कि शुरुआती में कोई ना कोई स्पीड थी, तो शुरुआत में स्पीड होने का मतलब कि जब टाइम ज़ीरो था, t इज इक्वल टू ज़ीरो टाइम था, तो इस पार्टिकल के पास कोई ना कोई स्पीड थी। और जब कोई ना कोई स्पीड होती है तो हम इसी लाइन पे कुछ ऊपर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन पे टाइम ज़ीरो है और स्पीड भी ज़ीरो है। ओरिजिन पे टाइम ज़ीरो है और स्पीड भी ज़ीरो है, लेकिन बोल रहा है कि टाइम जब ज़ीरो है तो उस पार्टिकल के पास कोई ना कोई स्पीड है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे टाइम तो ज़ीरो है लेकिन पार्टिकल के पास कोई ना कोई स्पीड है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली, उसकी पार्टिकल की स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब ये, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो ये भी क्या प्रोवाइड करेगा? ये भी प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखिए ये तो हम एक्सेलरेशन सीख रहे थे। अब हम सीखेंगे एक्चुअल में कि ग्राफ के थ्रू एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा अपन यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं कि इसी ग्राफ के थ्रू हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमें वो चीज़ भी सीखनी है। अब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे दो ग्राफ बनाएंगे। हम लिखेंगे कि एक बार यूनिफॉर्म स्पीड हो तब, स्पीड कैसी हो? यूनिफॉर्म। और एक ग्राफ हम देखेंगे कि जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तब, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन हमें पाना है तो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है तब तो हमें एक्सेलरेशन नहीं मिलता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन मिलता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड हो तो इसकी हेल्प से हम केवल और केवल या तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को देखना है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड गिवन हो, ग्राफ गिवन हो, तो वहाँ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसे ये हमने बना लिया एक ग्राफ, ये टाइम है, ये स्पीड है, ठीक है। अब समझिएगा हमने ये कहा कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्पीड को हमने इसी तरीके से देखा था कि अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाए,
यानी कि यही प्रोवाइड करेगा यूनिफॉर्म स्पीड प्रोवाइड करेगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड प्रोवाइड करेगा तो एक्सेलरेशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू T1 पे पार्टिकल की स्पीड इतनी ही थी, मतलब ये ऐसे बनाएंगे। t इज इक्वल्स टू T2 पे मतलब टाइम तो बढ़ा लेकिन स्पीड इसकी वही की वही रह गई। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं a। अच्छा, यहाँ पे समझिएगा ये 0 है और यहाँ पे ये s है। ठीक है, ये a है, ये b ले लेते हैं, ये c ले लेते हैं और ये d ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को मूव करा रहे हैं a से b टाइम इंटरवल तक, मतलब a से b टाइम इंटरवल तक मूव करा रहे हैं। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो देखिए स्पीड जो प्रोवाइड करेगा वो यही पार्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब a b c d, इसी की हेल्प से हमें स्पीड मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से अपन समझते हैं। देखिए स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो अगर हमें डिस्टेंस मतलब कैलकुलेट करनी है, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो क्या स्पीड इनटू टाइम होगा? बिल्कुल होगा, ये स्पीड इनटू टाइम होगा। अब देखिए डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट से हमें डिस्टेंस मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्पीड और टाइम के बीच का जो एरिया होगा, स्पीड और टाइम के बीच का जो एरिया होगा वही प्रोवाइड करेगा डिस्टेंस, यानी कि ये जो एरिया होगा यही प्रोवाइड करेगा हमें डिस्टेंस। बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसके एरिया की बात करें तो ये एक हमें रेक्टेंगल दिख रहा है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। अब देखिए अगर यहाँ की बात करें कि लेंथ कितनी है, लेंथ AB के बराबर है। अगर ब्रेथ की बात करें ये, तो चलो इसी को लेंथ ले लेते हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अपन बोलेंगे कि इनका और इनका मतलब इन साइड का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेगा इस डिस्टेंस। चलो स्पीड अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो स्पीड क्या है, स्पीड यही है, यही लाइन स्पीड प्रोवाइड करेगी। तो स्पीड AD, हम क्या बोलेंगे इसको, स्पीड के लिए AD, तो हम लिखेंगे स्पीड कौन प्रोवाइड करेगा, AD, या फिर हम बोलेंगे कि यही प्रोवाइड करेगा BC। तो BC या AD यही स्पीड प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AD और BC आपस में क्या है, बराबर है, मतलब ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं टाइम की। तो जो टाइम है वो टाइम क्या यही है, टाइम यही है। तो AB क्या है, यहाँ पे टाइम है। तो जो AB है क्या वही DC है, तो हम लिखेंगे AB या DC। ठीक है, तो अब देखिए AB या DC, लेकिन A और B और D और C आपस में बराबर हैं, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू CD या DC, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये स्पीड है और ये टाइम है। तो आप AD इंटू AB लिख लो या AD इंटू DC लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया तो पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज AD, और यहाँ पे हम क्या बोलें, स्पीड कितना है AD और टाइम कितना है AB। ठीक है, मतलब स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट से ही हमें मिलेगा डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, जब भी इस तरीके का ग्राफ दिखे आपको, आप तुरंत जो टाइम गिवन है वो टाइम और ये जो स्पीड गिवन है इस स्पीड, और देखेंगे कि टाइम इंटरवल कितना है, तो उस टाइम इंटरवल से हमें टाइम मिल जाएगा और ये हमें प्रोवाइड कर देगा डिस्टेंस। दोनों के प्रोडक्ट से हमें मिल जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आई।
देखिए इस पे बेस्ड अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हाँ, तो न्यूमेरिकल करने से पहले अपन कॉन्सेप्ट तो समझ लें, ठीक है। अब चलिए यहाँ की बात करते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो फिर एक्स क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये भी चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब हम स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तब। तो ये स्पीड है और ये है हमारा टाइम, ठीक है। ये चीज़ दे रखा है। हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे ये चीज़। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम ऐसा मान लेते हैं कि जब t1 टाइम था तो पार्टिकल के पास जो स्पीड थी वो स्पीड थी s1 के बराबर, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस ग्राफ में ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि जब टाइम t1 था तो पार्टिकल की स्पीड क्या थी, s1 थी। लेकिन जब टाइम t2 हुआ तो पार्टिकल की स्पीड हो गई s2, हम ये भी मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हम बात करें तो t2 और t1 के बीच के टाइम से ही हमें मतलब है, हमें इस टाइम से मतलब है और हमें इस डिस्टेंस से मतलब है। मतलब है ये कि हमें इस टाइम से, इस वाले टाइम से मतलब है और इस वाले डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। देखिए यही डिस्टेंस से मतलब है, ये डिस्टेंस से मतलब है, ये टाइम से मतलब है, मतलब ये टाइम से मतलब है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसको बोल दें तुम बेटा A, B और ये C है, ठीक है। तो A, B, C के ये जो ट्रायंगल बना है इसी की हेल्प से अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए क्यों एक्सेलरेशन यहीं से कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। अब यहाँ से आप समझिएगा यहाँ पे कि एक्सेलरेशन यानी A इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन यानी डेल T। अच्छा चलिए स्पीड को अपन v2 v1 कर लेते हैं, ठीक है। ये v1 है, ये v2 है, अपन s1 s2 वो स्पीड बोला था ना हमने, उस तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए अगर डेल v की बात करें तो v2 माइनस v1, तो ये आएगा v2 माइनस v1 अपॉन, अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो t2 माइनस t1, तो ये लिखेंगे t2 माइनस t1। बात समझ में आ रही है? ये हो गया है। लेकिन हाँ ये चीज़ समझ जाइए कि इसको तो हमने पहले ही लिख दिया, लेकिन इसको हम लिख सकते थे कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो वेलोसिटी ये प्रोवाइड करेगा यानी BC, यानी क्या बोलेंगे BC अपॉन टाइम की बात करें तो टाइम कौन प्रोवाइड करेगा AB, तो ये लिख देंगे AB ये, और ये किसके बराबर आया है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अपन यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो BC और AB का रेशियो है, जो BC और AB का रेशियो है ये हमें स्लोप प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? स्लोप। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि स्पीड टाइम का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है यही प्रोवाइड करता है एक्सेलरेशन। आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की हेल्प से अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है टाइम, ये है स्पीड या वेलोसिटी, ठीक, और ये एक ग्राफ दिया गया है और जो पार्टिकल है ये ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। मतलब हम ये समझेंगे
कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी 0, वहाँ से चलना शुरू कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम ये बोल देते हैं कि t, या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया था, ठीक है, और t इज इक्वल टू टी टाइम पर, t इज इक्वल टू टी टाइम पर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, या कुछ स्पीड आ जाता है। अब इसे ध्यान से आप समझिएगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है। अब यहाँ से हम बोल देते हैं कि ये O है, ये A है, और ये B है, और ये C है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर डिस्टेंस कवर करना होता है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से कैलकुलेट करते हैं। यह भी हमने देखा था कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यानी हम बोलेंगे कि स्पीड और टाइम ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम देखिए ये है, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये टाइम 0 से लेके t सेकेंड तक ये है, t इज इक्वल टू टी टाइम तक, ठीक है। लेकिन t इज इक्वल टू टी टाइम में इसके पास स्पीड कितनी आ गई है, इतनी आ गई है, ठीक है, t इज इक्वल टू टी टाइम पर स्पीड इतनी आ गई है। तो अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, मतलब जो OAB ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, या फिर हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो OAB इज इक्वल्स टू, क्या हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बिल्कुल होता है। बेस कितना है OA, तो हम लिखेंगे OA। हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB। बात समझ में आ रही है। और जो ये एरिया निकल के आया है एक्चुअल में है क्या, देखिए OA ये टाइम है, ये क्या चीज़ है, टाइम, और यहाँ पे AB ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। तो देखो स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, यही प्रोवाइड कर रहा है डिस्टेंस। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ बेस। बेस का मतलब कि यहाँ पे टाइम 0 था और यहाँ पे टाइम t था, तो अगर टाइम की बात करें तो हम लिखेंगे t माइनस 0, ठीक है, इनटू अगर AB की बात करें तो देखो शुरुआत में AB का मतलब जो A से B की लेंथ है, क्या इसकी लेंथ के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर स्पीड कितना था 0, और t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर स्पीड कितना था v के बराबर। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि स्पीड कितना था v के बराबर, तो ये लिख लेंगे AB का मतलब कि v माइनस 0, तो लिखेंगे v माइनस 0। अच्छा v माइनस 0, आप ये हमने बोला कि v माइनस 0, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे v है, यहाँ पे 0 है, तो v में से 0 घटा देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाफ v इंटू टी लिख सकते हैं, v को हमने इधर कर दिया और t को इधर कर दिया, ठीक है, और यही हमें प्रोवाइड कर दिया डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए जब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया था चलना, मतलब 0 शुरुआत में इसके पास 0 स्पीड थी तो चलना शुरू किया था, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि शुरुआत में पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, शुरुआत में पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, तो फिर बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फिर से वही ग्राफ, ये टाइम है और ये आपकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुरुआत में पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल के पास स्पीड कितनी थी v1 मान लेते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसके बाद इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज करते 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 हम मान लेते हैं कि एक t इज इक्वल्स टू टी टाइम आता है, t इज इक्वल्स टू टी टाइम आता है, और इस t टाइम पर पार्टिकल के पास स्पीड हो जाती है v, पार्टिकल के पास स्पीड हो जाती है v। तो अब हमें बताना है कि बताइए
कि ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके एरिया की बात करें तो देखो हम लेंगे क्या, हम यही ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल नहीं, अब ये ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम है। तो देखो अब ये लेना पड़ेगा, तो अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो इस ट्रेपेजियम का एरिया है ये यही एरिया हमें प्रोवाइड करेगा डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू था स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसी स्पीड इनटू टाइम को, इसी स्पीड इनटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम देखो स्पीड इनटू टाइम लिखने के लिए हम ये बोल दें कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम ये बोल देंगे। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है ये आपको याद करना है। ये होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड, टू पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई टू, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें क्या प्रोवाइड करेगा? डिस्टेंस। देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, दो पैरेलल मतलब चार साइड होती हैं, चार साइड होती हैं और उनमें से दो पैरेलल साइड होती हैं, तो उसी को बोला जाता है ट्रेपेजियम। अब देखिए अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो एक तो ये है, दूसरा ये है। अब इसको हम नाम दे देते हैं O, A, B और इसको ले लेते हैं C। ठीक है, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड का मतलब क्या होगा? OC। तो हम बोल सकते हैं OC प्लस AB, तो प्लस AB इंटू हाइट की बात करें तो देखो दोनों के बीच में ये हाइट है। ठीक है, और ये हाइट किसके बराबर है? OA के बराबर है। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो लेंथ आएगी परपेंडिकुलर लेंथ, उसी को बोलेंगे हाइट, और ये बराबर है OA के, बाई हो जाएगा 2 और यही प्रोवाइड करेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के थ्रू हमें इस तरीके का ग्राफ अगर दिखता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। देखिए आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और बात कर लेते हैं। ये तो यूनिफॉर्म था, अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म हो तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कि अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसे ग्राफ बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है कि कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो डिस्टेंस और टाइम के बीच, स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दो तरीके का एक्सेलरेशन आएगा, या तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा या तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो आपका ग्राफ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं कि बेटा तुम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर उसी तरीके से बोल दे कि स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है और उसमें बोल रहा है हमसे ये कि जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने का मतलब धीरे धीरे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कम होने का, अच्छा ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वेलोसिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज करती है, और एक्सेलरेशन जब होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगर डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये है कि अगर ये नॉन या कर्व ग्राफ बन रहा है, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच का अगर कर्व ग्राफ बन रहा है और ऐसे बन रहा है,
तो एक तो बात होगी कि ये नॉन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखिए ग्राफ ये थे, कुछ ग्राफ थे। इन ग्राफ को आपको क्या करना है कि एकदम अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ना है, ठीक है। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको पढ़ते समय। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को अगेन देखें, ठीक है। मतलब जब इस लेक्चर को अगेन देखेंगे तो हो सकता है कि आपके बहुत से डाउट्स अगेन क्लियर हो जाएं। हमने ग्राफ में जितनी बातें थीं, जितनी बेसिक बातें थीं, वो सभी बातें आपको बताई। तो इसीलिए आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से हमें प्रूफ करना है बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग हमारी क्या होने वाली है कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन अपन करने वाले हैं वो हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से। तो हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ये है। एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम आता था, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आती थी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा हम ऐसा मान लेते हैं कि शुरुआत में पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी। मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी u थी, ठीक है। अब ये देखे थे हम कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनता है और ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब चलिए इसको हटा देते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई थी v, पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई थी v, ठीक है। अब देखिए इसे हम मान लेते हैं o, ये a और ये b है और ये c। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे आगे ऐसे बढ़ा देंगे और इसको बोल देंगे d, ठीक है। चलिए एक चीज़ तो हमें ये पता चल गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। किसे रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को, ठीक है। चलिए इसमें हम कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो थी, या फिर हम ऐसे बोलें कि एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो इनिशियल वेलोसिटी u थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पर जो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है, पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है वो v है, ऐसा मान लें। अब देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और a के बराबर है। पहले ये चीज़ें हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी u है, एट t इज इक्वल्स टू t टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्राफ में ये चीज़ें हमें किस तरीके से देखने को मिलेंगी।
तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें लेंथ ओ सी की, लेंथ ओ सी की, तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेंथ ओ सी, ओ सी, लेंथ ओ सी, या फिर बोलेंगे लेंथ ओ सी या ए डी, लेंथ ओ सी या फिर बोलेंगे ए डी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, या बोल देंगे u, ठीक है। लेकिन अब बोलेंगे कि लेंथ ए बी, यहाँ पे बोलेंगे कि लेंथ ए बी रिप्रेजेंट क्या v, तो यहाँ पे बोल देंगे v। देखिए ए बी जो है वो v को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये लेंथ जो ओ ए है, लेंथ क्या है ओ ए या सी डी, ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, तो हम बोलेंगे लेंथ ओ ए या फिर इसी को बोल देंगे सी डी रिप्रेजेंट टाइम टी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए अगर हम इस एक्सेलरेशन की बात करें, इस एक्सेलरेशन की बात करें, तो हमें ये पता है कि देखिए हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद की अगर बात करें तो हम बोलेंगे स्लोप, और जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, ए के, स्लोप किसके बराबर होगा, ए के, और ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसके स्लोप की बात करें, इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप क्या होता है, बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी ये स्लोप होता था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी अपॉन सी डी, ये होता था स्लोप, ठीक है। और यहाँ पे जो सी डी है वो ओ ए के बराबर है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन ओ ए, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जितनी लेंथ दे रखी है वो सभी लेंथ की अपन बात कर लेते हैं। अब इसके बाद ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बी डी की वैल्यू क्या होगी और सी डी की वैल्यू क्या होगी, मतलब बी डी की वैल्यू और ओ ए की वैल्यू क्या होंगी, इसके ऊपर भी अपन थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बी डी की बात करें तो बी डी यही लेंथ है, लेकिन यार हमें बी डी तो दिया नहीं है, हमें पूरी लेंथ दे रखी है ये और ये, तो हम बोलेंगे बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, तो हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी की बात करें तो ए बी किसके बराबर है, v के बराबर है, माइनस अगर ए डी की बात करें तो ए डी किसके बराबर है, u के बराबर है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ u के बराबर होगी, अगर ए बी के लेंथ की बात करें तो ये लेंथ v के बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए हमसे इसके बाद बात कर रहे हैं ओ ए की, तो ओ ए या सी डी, तो हम बोलेंगे जो सी डी है वो ओ ए के बराबर है और ये टी के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो a इज इक्वल्स टू बी डी के प्लेस पे हम पुट करेंगे v माइनस यू, और यहाँ पे ओ ए या सी डी के प्लेस पे पुट कर देंगे t, इसको यहाँ पे लेके आइए, तो ए टी इज इक्वल्स टू बनेगा v माइनस यू, इसको इधर लाइए तो ये बन जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और इस तरीके से प्रूफ होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से प्रूफ हुआ, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए कॉपी करिए, देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन बात करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अब चलिए ध्यान से समझिएगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से प्रूव किया गया है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन से आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे
कि बाई डिस्टेंस टाइम रिलेशन, बाई डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही हमें प्रोवाइड करता है डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एस फॉर डिस्टेंस, या फिर बोल देंगे कि एरिया ऑफ, एस का मतलब क्या है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वही हमें प्रोवाइड करेगा यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया ये होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पूरा का पूरा जो होगा यही होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, और इसमें ये जो आप देखेंगे यही होता है। ठीक है, इसके एरिया की बात करें तो हम लिख सकते हैं S इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर S इज इक्वल्स टू बात करें तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ OABC, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ OABC। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब देखिए S इज इक्वल्स टू एरिया की बात करें तो देखो ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आप देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ OADC, तो हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ OADC प्लस एरिया ऑफ CBD, तो इसको हम एरिया ऑफ CBD ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेपेजियम की एरिया की बात करें तो ट्रेपेजियम का एरिया देखिए आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अगर हम ट्रेपेजियम के एरिया की बात करें तो ये क्या होता था कि सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो एक ये और एक ये, तो हम लिखेंगे इसको सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये बाई 2 ये होता था। ठीक है, तो हम लिखेंगे S इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू पैरेलल लाइन का मतलब OC प्लस AB, तो हम ये लिखेंगे OC प्लस AB ये लिखेंगे इनटू, अगर हाइट की बात करें तो OA ये लिख देंगे OA। ठीक है, अपॉन में 2 ये लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए समझिए यहाँ से, अगर हम बात करें इसमें OC, AB और OA की, तो यहाँ से अगर OC की बात करें तो OC क्या है, U के बराबर, ये दे रखा है। अगर हम AB की बात करें तो AB किसके बराबर है, V के बराबर है। ठीक है, अगर हम OA की बात करें तो OA किसके बराबर है, T के, तो OA किसके बराबर है, T के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं, तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो OC की वैल्यू कितनी दे रखी है, U, तो हम लिखेंगे U प्लस, अब AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, V, तो हम यहाँ पे रखेंगे V, तो U प्लस V आ गया, U प्लस V ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे इंटू OA की वैल्यू T दे रखी है, तो लिखेंगे T अपॉन में ये 2 दे रखा है तो 2। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ हम करते हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें हमें V की वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी, V की वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में V नहीं आता है, तो V को हम क्या कर देंगे, रिमूव, और V को रिमूव करेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसके द्वारा हम देखो, हम ये जानते हैं V इज इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। यहाँ से अगर T की बात करें तो देखिए इसको इधर लाइए तो V माइनस U इज इक्वल्स टू AT बनेगा। अगर
हमें v की वैल्यू को ही रिमूव करना है, तो इसी को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू u प्लस वी इंटू टी, तो u प्लस वी और v के प्लेस पे u प्लस ए टी रख देंगे, तो हम रखेंगे u प्लस ए टी और बाहर देखिए लिखा है t बाई में 2, ये हो गया। अब देखिए u प्लस यू किसके बराबर, 2u के बराबर, प्लस ये अब देखिए क्या करें हम t से मल्टीप्लाई भी कर दें, अच्छा चलो बाद में करते हैं, प्लस ए टी और ये बाहर क्या है t बाई 2 ये दे रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 2u, अब t से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2ut, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं इसको अंदर ला रहे हैं या इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2ut ये आ गया प्लस a और t का t में मल्टीप्लाई करेंगे t का स्क्वायर बाई 2 ये आ गया। अब इसके बाद चलिए समझते हैं फिर से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ut मतलब 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 ये हम लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसल आउट, ये बन गया ut प्लस इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर था, s के बराबर था, और ये प्रूफ होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। और ये बात समझ में आ रही है, तो चलिए इसको आप कॉपी करिए। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए कोई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है, अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ही या इस ग्राफ की हेल्प से ही हम उसको भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा आप ध्यान से, अगर हम बात करें कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो ये वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तो ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि देखिए अगर इनकी बात करें तो हम इसी की हेल्प से लेंगे, मतलब फिर से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस हमें मिलने वाला है, फिर से जो डिस्टेंस मिलने वाला है वो होगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब हम थोड़ा टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो इसे हम ये भी तो बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी, हम ये बोल सकते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या आया था, अभी आपने देखा कि S इज इक्वल्स टू आ गया था यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, अभी हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया है, ठीक है। अब देखिए S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन है, यहाँ पे टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हमें टाइम को रिमूव कराना है। तो टाइम को रिमूव कराएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, तो देखो v माइनस यू, v इसको इधर लाइए, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी आ गया। अगर हम t की बात करें तो ये आ गया v माइनस यू अपॉन ए के बराबर, यानी कि जो टाइम आया है वो v माइनस यू अपॉन ए के बराबर आया है। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को उठा के यहाँ पुट कर देना है, तो लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू के प्लेस पे u, t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए ये रख देंगे, प्लस हाफ a, अब t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर ये कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई अंदर करेंगे
तो s इज इक्वल्स टू यू वी आएगा, क्योंकि u से अगर v में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी, माइनस है तो ये माइनस, u का u में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा a प्लस, अब ये देखो हाफ, तो ये दिया है हाफ, आगे a है तो हाफ a, अब देखिए v माइनस यू, अच्छा देखिए ये a है ना, जब हम इसको बाहर करेंगे तो a स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आता है, अगर इसकी बात करें तो ये बाहर आ गया और ये आएगा a स्क्वायर के फॉर्म में, अंदर बचा v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब देखिए एक a से एक a कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू का स्क्वायर, यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2a, अब अंदर क्या बचेगा v का स्क्वायर प्लस, देखिए v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होता है, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, यही तो आएगा ना, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर a और 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा लेकिन 2 बचेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखिए अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 2uv माइनस यू का स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस अब 2a से ये कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज करते हैं, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2uv, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2uv माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 2u स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, तो प्लस ये बनेगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv ये बचेगा, ठीक है, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में आ जाएगा 2a, अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 2uv से 2uv कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 2as इज इक्वल्स टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो देखिए माइनस 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर अगर जोड़ेंगे, मतलब माइनस में ये जोड़ेंगे तो माइनस u स्क्वायर बचेगा, ठीक है, फिर प्लस है प्लस v स्क्वायर ये बन गया, ठीक। अब इसको इधर लेके आते हैं तो बनेगा u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ये बनेगा, तो इसे देखिए हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as ये हम लिख सकते हैं, और यही होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। देखिए आप सभी लोगों को क्या करना होगा कि ये जो ग्राफिकल डेरिवेशन है इसे आप अच्छे तरीके से 1-2 बार डेरिवेशन खुद से कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, देखिए हम जितना पढ़ाई से दूर भागते जाएंगे उतनी ही समस्या आती चली जाएगी। अभी क्या होता है कि हमारा दिमाग डेवलपमेंट की तरफ होता है, मतलब जब हम चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं तो हमारे दिमाग का विकास होता है, ठीक है। हमें करना क्या होता है कि जैसे जैसे चीज़ें आती हैं उनसे हमें भागना नहीं है, उनकी तरफ मूव करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग आपका डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर चाकू में धार लगाई जाए तो चाकू और तेज़ होता है, उसी तरीके से अगर दिमाग के ऊपर भी अगर वर्कआउट किया जाए तो दिमाग भी हमारा तेज़ होता है कि नहीं है। तो आपको इन चीज़ों से भागना नहीं होता है, आपको इनका सामना करना है, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं उनको अगेन एंड अगेन फिर से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू।